जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महाभियोग के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रपति का महाभियोग, जैसे कि आपको मैंने आर्टिकल 52 से 60 तक बताया। आर्टिकल 52 से 60 तक बताया। आज मैं आर्टिकल 61 क्या बताऊंगा आपको। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 61 के बारे में बताऊंगा। और अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग है। मैं राष्ट्रपति की महाभियोग, ये इम्पीचमेंट मतलब कि महाभियोग आपको मैंने बताया इसमें आर्टिकल 52 में कि राष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का ये सब मतलब कि 52 से लेकर 60 तक मैंने बताया। और आपको ट्रिक भी बताया, पकानी कोका दुइयो दशम, पकानी कोका दुइयो दशम, क्या है, पकानी कोका दुइयो दशम। तो आपको बताया पकानी कोका दुष्म, राष्ट्रपति के पद का, फिर कार्य का, फिर निर्वाचन का, फिर कोटा का, फिर ये कोका मतलब कार्यपालिका का, ये दोबारा निर्वाचन का, योग्यता का दशम, ये शर्त का, महाभियोग का, ऐसे मैंने आपको बता दिया। आज मैं आप लोगों को महाभियोग के 61वें मतलब कि जो महाभियोग है 61 आर्टिकल 61 में है। और राष्ट्रपति का ये लास्टवा है। राष्ट्रपति का ये यहाँ से राष्ट्रपति का मतलब कि 10 कार्यकाल में मैंने बताया था कि आपको कि 52 से लेकर 61 तक मतलब 10 आर्टिकल में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति यह आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विदेशी, पहला क्या है, पहला पॉइंट है विदेशी राष्ट्र के प्रभाव। विदेशी राष्ट्र के अभाव में मतलब जैसे देखिए, जैसे कि अब हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति बार बार मतलब कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं कि बार बार बांग्लादेश जा रहे हैं। तो अब किसी को शक हुआ कि हमारे देश के राष्ट्रपति क्या बांग्लादेश में करने क्या जा रहे हैं, इनका क्या चक्कर है। तो अब ये उनके चक्कर में पड़ जाएंगे मंत्री लोग। तो क्या होगा कि जब विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आएंगे, ये बार बार मतलब कि कई बार विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में जाएंगे मतलब विदेश जाएंगे, तब लोगों को जब मंत्री होंगे उनको शक होगा कि नहीं विदेश में क्यों जा रहे हैं बार बार, या आखिर क्या कारण है, या आखिर क्या कारण है। इस कारण से एक महाभियोग ला सकते हैं कि क्या कारण है। अगर ये गलत निकले कि नहीं किसी जो वहाँ के राष्ट्रपति शेख हसीना उसके चक्कर में जा रहे हैं, तो ये तो विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में जाएंगे, पहली बात इनके ऊपर लगेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण का मतलब कि जैसे कि या किसी भी मंत्री की बात नहीं मान रहे, किसी भी मंत्री का बात नहीं मान, या संविधान को मतलब कि संविधान की एक भी बातें नहीं मान रहे कि नहीं हम कुछ ये कहें कि हम संविधान को कुछ नहीं जानते, तब इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। इनके ऊपर तब इनको बोल सकते हैं चाचा जाइए, बहुत खुदक रहे थे संविधान, आपको संविधान बहुत अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो जाइए, तुरंत महाभियोग लोग लगा सकते हैं। ये अगर ये ज्यादा खुद के राष्ट्रपति की संविधान को मैं मानता नहीं हूं, मंत्रियों की बातों की अवहेलना करते हैं कि मंत्री जो कहें उनकी बातों का अवहेलना करें कि नहीं मैं नहीं करूंगा, जो करना है आप कर लीजिए, तब वहां पे आप सभी मंत्री मिलकर उनके ऊपर महाभियोग ला सकते हैं। अब देखिए
महाभियोग कौन लाने में कौन कौन शामिल रहता है, कौन कौन नहीं शामिल रहता है, मैं बताऊंगा। देखिए इसको ध्यान से देखते चलिए और ये नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन बहुत अधिक उठते हैं महाभियोग से। तो देख लीजिए क्या है। पहले एक बार समझ लीजिए कि महाभियोग में कौन कौन शामिल है। देखिए विधानमंडल, संसद, संसद में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये हो गया। इसी में 2 एंग्लो इंडियन, ये निर्वाचन में मैंने आपको बताया था एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य हैं। देखिए ये भाई साहब नहीं लेंगे, ये भाई साहब लोग ये नहीं रहेंगे महाभियोग में। अब कैसे नहीं रहेंगे, अब देख लीजिए। राष्ट्रपति तो बैठता है संसद में, मतलब केंद्र में, रायसीना पहाड़ी पे राष्ट्रपति तो बैठता है दिल्ली में, जैसे बैठ गया। अब ये विधानमंडल मतलब कि कैसे पता चलेगा इनको कि नहीं राष्ट्रपति सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। अब उत्तर प्रदेश, अब राष्ट्रपति दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कैसे पता चलेगा मुख्यमंत्री को कि कैसे कि राष्ट्रपति सही कार्य कर रहा है कि नहीं। पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो संसद में बैठे हैं, ये संसद में है, रायसीना पहाड़ी बैठे हुए हैं, तो इनको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए इनको शामिल नहीं किया जाता है। ये विधानमंडल भाई साहब नहीं रहते हैं उसमें, ये उसमें नहीं शामिल रहते हैं। ये जो सांसद भैया हैं, सांसद इसमें जो सांसद भैया के 2 हाथ है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इस सांसद भैया लोग इसी में शामिल रहते हैं। और ये जो एंग्लो इंडियन 2 एंग्लो इंडियन 12 मनोनीत सदस्य निर्वाचन में नहीं थे, लेकिन इसमें आएंगे। उस समय बोला गया कि ये 12 मनोनीत सदस्य रहेंगे, तो ये तो राष्ट्रपति के फेवर में आ सकते हैं, लेकिन बोला गया कि इसमें ये शामिल रहेंगे। इसमें देख लीजिए ये 12 मनोनीत सदस्य, जो 12 मनोनीत सदस्य हैं ये इसमें रहेंगे, लेकिन है 2 एंग्लो इंडियन भी रहेंगे। अब शर्त क्या है कि उसमें क्या था कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता था तो कहता था कि लोकसभा से 50% सदस्य और राज्यसभा से 50 नवनिर्वाचित सदस्य, मतलब कि 50 क्या बोलते हैं सॉरी देखिए एक बार फिर से। उसमें बोला था कि 50 मतलब कि 100 सदस्य होने चाहिए। अगर किसी राष्ट्रपति को बनाना होगा तो आपको 100 सदस्य मतलब लिखित होना चाहिए कि नहीं ये राष्ट्रपति के तौर पर लड़ सकते हैं संसद से। ये ध्यान में, चाहे विधानमंडल से रहे हो चाहे संसद से, दोनों से में से सदस्य को चाहिए था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि इसमें जो है अगर लोकसभा, इन दोनों सभा में से, इन दोनों सभा में से, चाहे लोकसभा में से चाहे राज्यसभा में से, बोला है कि प्रारंभ, जैसे कि महाभियोग को प्रारंभ करने के लिए 1/4 मतलब कि 1/4 भाग मतलब 25% को लिखित देना पड़ेगा। 25% जो होंगे लोकसभा के, वह उनको क्या करना है, लिखित देना होगा कि भैया राष्ट्रपति प्रारंभ हो गया है आपका विनाशकाल। इसीलिए उनके लिए 1/4 मतलब प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए 1/4 मतलब 25% भाग, 25% लोग तैयार होने चाहिए। अगर जैसे कि 25% एक सदस्य से इससे हो गए, अब मनोनीत मतलब पारित करने के लिए, क्या करने के लिए, पारित करने के लिए ये 3/2 नहीं सॉरी पारित करने के लिए देखिए एक बार फिर से, पारित करने के लिए कितना, 2/3
कितना होना चाहिए? 2/3, मतलब कि 66%। 66% लोग तैयार होने चाहिए पारित करने के लिए। कितने? 66%। 66%। अब ये तो तैयार हो गए लोग। यहां से तो इनका पत्ता कट गया राष्ट्रपति जी का। बहुत फुदक रहे थे राष्ट्रपति करवा का हमार। तो अब लाभ देखा क्या होता कि 66% जो है, ये जो 66%, ये तो यहाँ से तो गए लोकसभा से। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा से ही। अगर यही कार्य अगर पहले राज्यसभा करती तो राज्यसभा भी कर सकती है, तब लोकसभा में इनको भेजा जाएगा। अगर लोकसभा स्टार्ट कर दे रही है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब इनको क्या कहेगी कि लिखित देगी कि भैया आपको लोकसभा से, राष्ट्रपति से बोलेगी कि राष्ट्रपति भैया आपको लोकसभा से भगा दिया गया। अब आपको क्या करना है कि 14 दिन का इनको मुहल्लत दिया जाता है कि इस 14 दिन में आपको जो सफाई देना है लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में दीजिए। यहां से तो पहली बात पत्ता कट गया है। अब राज्यसभा में देंगे। राज्यसभा में गए, राज्यसभा में चाहे अपने वकील को भेजे, चाहे रिश्तेदार को भेजे, चाहे अपने आए, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब जो भी हो, जाने के बाद अपनी ये मतलब कि बातें रखे, बोले कि नहीं मैं जो ये कर रहा था, मैं बार बार विदेश जा रहा था, मैं किसी प्रधानमंत्री के चक्कर में नहीं कि नहीं शेख हसीना के चक्कर में जा रहा था, ऐसा नहीं था। मैं इसलिए जा रहा था कि अगर चाइना कभी अटैक करे, मतलब कि अगर कभी भी परेशानी आए तो क्या करे कि हमारा और बांग्लादेश से संबंध बना रहे, जिससे कि संबंध बनने के कारण कि कभी भी, क्योंकि भारत घिरा हुआ है पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, तो इधर से घिरा हुआ है, तो भारत अगर उस संबंध बना रहेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं आ सकती, बांग्लादेश देख सकता है उसको। यही बात थी। तो कुछ लोगों कहेंगे अरे बात तो सही थी, अगर फिर कहेंगे चलिए ठीक है देखते हैं। तो जो लोग अब फिर इसके बाद भी यहाँ पे जैसे बातें तो कुछ सभी लोगों को तो एक तरफ होगी नहीं, जैसे किसी को पसंद आई सही बात कर रहे हैं, किसी को नहीं आई। तो अब जैसे कि अब सब में से वोटिंग होगी कि क्या 66% यहाँ पे भी बनना चाहिए। यहाँ पे भी 2/3%, 2/3, मतलब कि 66% यहाँ पे भी अगर वोटिंग रहेगी, मतलब कि 66% लोग तैयार रहेंगे राज्यसभा से कि नहीं ये बात गलत बोल रहे हैं, इनको हटाया जाए। अगर 66% मिल गए कि नहीं, 66% तैयार हो गए लोग कि ये गलत बोल रहे हैं, इनको महाभियोग हटा दिया जाए, लगा के हटा दिया जाए, तो ये हट जाएगा। अगर वहां पे अगर 60% या 65 या 61-62% लोग हुए तैयार, 61-62% हुए तैयार हुए, तो वहां पे अब तो 66% चाहिए था। 66 लोग जब तैयार नहीं होंगे तो कहां से महाभियोग लगेगा? तब यहां से महाभियोग उनका हट जाएगा। अगर 66 लोग तैयार जाएंगे तो महाभियोग लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे, अब देखिए यहां तक बता दी, अब बता देता हूं। देखिए महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? बताइए महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, बताया। देखिए महाभियोग में राज्यसभा, लोकसभा, 2 एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य,
ये लोग भाग लेते हैं। और राज्यसभा जिसकी महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 25%, 1/4, मतलब कि 1/4 भाग, मतलब कि 25% लोग तैयार होने चाहिए। अब पारित करने के लिए 66%, कितने, 66%, 2/3, मतलब कि 2/3 भाग लोग तैयार रहेंगे तब महाभियोग लग सकता है। कहाँ कहाँ से, राज्यसभा से, लोकसभा से, दोनों लोगों से, दोनों तरफ से पारित करने के लिए 2/3 भाग लोग तैयार होने चाहिए। समय आपको बता ही दिया हूं कि 14 दिन का अंदर इनको सफाई देना है जाके। चाहे लोकसभा में से अगर पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है तो लोकसभा में जाएंगे। देख लीजिए, ये ध्यान में रहेगा, जिस सदन से पारित कर दिया जाता है कि 66% वोटिंग हो जाती है कि यहाँ से इनको हटा दिया गया है, तो उस सदन में ये नहीं जा सकते, उस सदन में अपनी सफाई नहीं दे सकते। जैसे कि राज्यसभा में आप इनकी हो गई 66% वोटिंग कि इस सभा में ये नहीं इनको निकाल दिएगा इस सभा से, तो वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे बल्कि लोकसभा में जाएंगे। अगर लोकसभा से होगा तो राज्यसभा में जाएंगे, ये ध्यान में रहिएगा। अब देखिए महाभियोग क्या है। महाभियोग, देखिए महाभियोग शब्द का प्रयोग कहां से लिया गया है। महाभियोग का प्रयोग यूएसए से लिया गया है। कहां से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहां से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पद कहां से लिया गया था, पद लिया गया था ब्रिटेन से, महारानी, और राष्ट्रपति भी वही करता है, वो भी महाराजा की तरह रहता है। ब्रिटेन में महारानी, वो भी, उनको भी कुछ नहीं करना पड़ता है और इनको भी बहुत कार्यभार नहीं रहता है भारत के राष्ट्रपति को। यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन पद से लिया गया, अरे पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। महाभियोग यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, महाभियोग कई लोगों के लिए लगता है, लेकिन महाभियोग का नाम सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग होगा। महाभियोग जो होता है वह कई लोग, जैसे उपराष्ट्रपति के लिए होता है, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस जो है, उनके लिए भी लगता है। लेकिन वहां क्या होता है कि वहां महाभियोग नहीं लिया कहा जाता, वहां महाभियोग नहीं कहा जाता। ये सिर्फ महाभियोग का प्रयोग जो है ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। अब देखिए आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त कब कब होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त कब कब होता है, मतलब राष्ट्रपति का पद किन किन कारणों से खाली रह सकता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है भैया, अब ये भी देखा जाएगा राष्ट्रपति का पद किन किन कारणों से खाली रहता है। पहला कारण देखिए, पहला कारण है कार्यकाल समाप्त होना। कार्यकाल समाप्त होना। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका त्याग पत्र देना। तीसरा महाभियोग। चौथा है आपका निर्वाचन, अवैध निर्वाचन।
पांचवा है मृत्यु। इन कारणों से राष्ट्रपति का स्थान, मतलब कि राष्ट्रपति की जो पोस्ट होती है वह खाली होती है, इन 5 कारणों से। अब 5 कारणों में क्या होता है, कार्यकाल समाप्त होना। अब कार्यकाल समाप्त होता है तो कार्यकाल समाप्त होता है जब तक, जैसे कि राष्ट्रपति का ये शर्त है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 6 महीने के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए। जैसे कि अब एक और बड़ी परेशानी उठती है, देखिए ध्यान में देखिए, दिमाग ऐसा चीज ना कि कुछ ना कुछ नया कुछ अगर उठता ही रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि इस समय कोरोना काल चल रहा था, सपोज दैट आप लोग मान लीजिएगा कोरोना काल चल रहा था। अब कोरोना काल में क्या था कि अब मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया, अब तो हर जगह लॉकडाउन, पहली बार तो लॉकडाउन लगा था, तो चुनाव कहाँ से होगा, उसमें चुनाव कहाँ से होगा, ये तो कोरोना फैले तो चुनाव कहाँ से होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। तो जो कार्यकाल समाप्त हो गया तो अब 6 महीने के अंदर में चुनाव। अब पता चला कि 6 महीने मतलब पूरा बीत गया, चुनाव भी नहीं हुआ, तो क्या यह राष्ट्रपति उसी पद पे कार्यरत रहेंगे या नहीं, ये ध्यान में दीजिएगा। आपसे पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति जी उसमें कार्यरत रहेंगे या नहीं, बोलिए लोग। कार्यरत रहेंगे, कैसे बताइए। देखिए कहा गया है कि संविधान में अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाता है तब उस टाइम चुनाव में अगर कोई परेशानी आती है तब उस समय जो राष्ट्रपति होगा, जो उस समय का राष्ट्रपति होगा, उसको रखा जाएगा तब तक कि जब तक चुनाव न हो, मतलब जब तक कि जब चुनाव होने स्टार्ट होगा तब तक उसको रखा जाएगा। अब 6 महीने में चुनाव नहीं हुआ तो अब इसको सेल्फ ही रखा जाएगा, मतलब वह स्वयं रह सकता है 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर में चुनाव हो जाए तो बढ़िया, 6 महीने के बाद भी चुनाव अगर हो रहा है, नहीं कोई परेशानी आ गई कि नहीं चुनाव 6 महीने बाद होगा, तभी भी रह सकता है, जब तक वो चुनाव न स्टार्ट हो जाए ये रह सकता है। दूसरा, त्याग पत्र देना। अब देख लीजिए अगर त्याग पत्र देता है तब भी रिक्त रहेगा, तब वही अगर त्याग पत्र दे देगा तो फिर चुनाव होगा तो फिर जो भी नए राष्ट्रपति आए ये हो गया। तीसरा, महाभियोग। अभी ये किसी के ऊपर लगा नहीं है और न ये भी हुआ है और न ये भी, ये जो चारों हैं ये अभी तक नहीं हुआ। 70 साल हो गए संविधान को, अब हमारे भारत को आजाद हुए और संविधान को बने, लेकिन अभी ये चारों तक अभी कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। ये तो हो चुका है, ये हो चुका है। ये तो भाई मृत्यु को कौन रोक सकता है, मृत्यु तो किसी की भी आ सकती है, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो चारों है, कार्यकाल समाप्त होना, ये भी कार्यकाल समाप्त हुआ, समय से चुनाव हो गया, त्याग पत्र कोई नहीं दिया अभी तक, महाभियोग भी नहीं हुआ, किसी पे लगा, अवैध निर्वाचन भी ना। अवैध निर्वाचन में क्या होता है देख लीजिएगा एक बार फिर से। अवैध निर्वाचन में क्या है कि अवैध निर्वाचन हुआ है जैसे कि कोई व्यक्ति है वह लाभ के पद पर है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, अब उसने किसी को बताया नहीं, न इस्तीफा नहीं दिया, अब वो क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद वह 2 साल बाद पता चला कि नहीं यह तो अवैध चुनाव जीता था, इसका तो यह अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था गवर्नमेंट पद से, और यह राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा जीत गया और राष्ट्रपति का भी कार्य कर रहा है। तो भाई हो गई फजियत। अब जैसे कि उस समय जो 2 साल में जो भी बिल या कानून पारित हुए होंगे तो वो क्या होंगे कि अवैध नहीं माने जाएंगे। लीगल अनलीगल तो होता है ना, तो वह अवैध नहीं माने जाएंगे बल्कि लीगल ही माने जाएंगे, इलीगल नहीं माने जाएंगे, लीगल ही माने जाएंगे। क्यों लीगल माने जाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति तो अपने मन से कर नहीं रहा है, राष्ट्रपति जो है अपने मन से तो कर नहीं रहा है, वह तो मंत्रियों के मन से चल रहा है ना, मंत्री जो कर रहे हैं वही राष्ट्रपति कर रहा है। तो इसीलिए वह जो बिल या कानून पारित होगा वह अवैध नहीं होगा, वह वैध होगा, लीगल होगा, जिससे कि किसी को परेशानी नहीं। क्योंकि अब जैसे कि जो बिल पारित हो जाएगा अब उस पे कैसे अवैध कर सकते हैं, जबकि अवैध तो अगर राष्ट्रपति खुद चाहे कि नहीं मैं कर रहा हूँ, खुद अपने मन से कर रहा हूँ, तब अवैध हो सकता है ना। लेकिन वहां पे तो
मंत्रियों का सपोर्ट रहता है कि मंत्री जो पहले मंत्रियों से ही सभी कार्य किए जाते हैं, फिर इसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाता है, तब राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तो पारित कर दिया जाता है। तो जब राष्ट्रपति को पता चला कि नहीं ये अवैध मतलब कि अवैध विधि से या निर्वाचन जीते हैं या राष्ट्रपति बने हैं, तब वह जो भी बिल या कानून पारित होंगे उसको अवैध नहीं माना जाएगा, उसको लीगल माना जाएगा, क्योंकि मंत्री उसमें शामिल थे। हो गया। मृत्यु, आज तक बस 2 ही लोगों की मृत्यु हुई है, एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक तो अब्दुल फारूक खान, फारूक ऐसे ही कुछ था नाम, अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे। 2 लोग थे। अब देखिए इन दोनों लोगों की मृत्यु में राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए दोनों लोगों की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति 2 ही आने चाहिए ना, तो लेकिन उस समय क्या हुआ कि 3 राष्ट्रपति आए, 3 राष्ट्रपति के पद पे आए। वो कैसे, अभी देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए डॉक्टर जाकिर जी हुसैन मर गए। उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। बीबी गिरी जी अब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब मर गए तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई कि अब ये तो चले गए भैया। अब बीबी गिरी जी सोचे बहुत बढ़िया चालाकी हम लगा दे। बीबी गिरी जी लगाए भी चालाकी। अब उनको कौन बताया कि भैया ये अगर आप पद भी नहीं छोड़ेंगे तो आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बीबी गिरी जी जो थे, इनको तो भूत सवार था कि पदवा छोड़ के तुरंत राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाए। जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन मर गए तो क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति बीबी गिरी जी ने तुरंत पद छोड़ दिया। बोला कि नहीं? बोला नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। उपराष्ट्रपति का पद छोड़ के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। और इनको कौन समझाएगा? हमको लगता है कम पढ़े लिखे थे। और उन्होंने क्या किया, उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। जो कि ये कहा गया था कि अगर आप किसी गवर्नमेंट पद पर हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तब तो आपको पद छोड़ना है। लेकिन अगर आप जैसे किसी संसद में हैं, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा में हो, तो आपको पद छोड़ने की बात नहीं है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने पद पे भी रहकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ये विधान था। लेकिन भैया इनको कौन समझाए? इनको तो बस मंजूरी थी कि नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का तुरंत त्याग पत्र दिए और तुरंत चुनाव इसमें लड़ गए राष्ट्रपति का, और जीते भी। और इनका इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जीत भी गए। इनका ओवर कॉन्फिडेंस, इनका कॉन्फिडेंस जो था, ये इनको जीत भी दिला दी और राष्ट्रपति भी बन गए। डॉक्टर बीबी गिरी जी राष्ट्रपति बन गए। बीबी गिरी राष्ट्रपति बन गए। अब उपराष्ट्रपति के पद पर किसको लाया गया? उपराष्ट्रपति को पद पे उनको सुप्रीम कोर्ट के जो जज हिदायतुल्लाह, पूरा नाम नहीं याद है लेकिन हिदायतुल्लाह जी है, उनको लाया गया। उनको लाया गया उपराष्ट्रपति के पद में। देख लीजिए एक और है कि अगर जैसे कि राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उपराष्ट्रपति जाएगा, लेकिन वहां राष्ट्रपति नहीं करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। अगर जैसे कि उपराष्ट्रपति जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति जाएगा। अगर जैसे कि अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन जाएगा?
वहां पे यह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब उस समय हिदायतुल्लाह जी थे, वो आ गए जाएंगे। अगर जैसे हिदायतुल्लाह जी भी नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो 33 न्यायाधीश होते हैं, 33 न्यायाधीश, उसमें सीनियर न्यायाधीश जो होगा वही जाएगा, वही राष्ट्रपति के पद पे बैठेगा। लेकिन वह राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, ये ध्यान में रखिए, वह राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? राष्ट्रपति कार्यवाहक, राष्ट्रपति कार्यवाहक कहलाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो भैया ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब यहाँ पे राष्ट्रपति जी तो पद छोड़ दिए, उपराष्ट्रपति जी बीबी गिरी जी। अब क्या हुआ कि हिदायतुल्लाह जी आए, हिदायतुल्लाह जी आए अब उपराष्ट्रपति के पद पे। अब तो बीबी गिरी जी भी हो गए और ये भी हो गए। उपराष्ट्रपति 2 ही लोग मरे थे, राष्ट्रपति 2 ही लोग मरे थे, लेकिन कौन हो गया? 2 लोग आए राष्ट्रपति के मरने के बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद 2 लोग राष्ट्रपति के पद पर आए। पहले तो ये बीबी गिरी जी, तो बीबी गिरी जी कार्यवाहक के रूप में, तो अब उन्होंने क्या छोड़ दिया पद, उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। तो पहले देखिए ये डॉक्टर जाकिर हुसैन मरेंगे तो यही जाएंगे ना कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक। फिर उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के पद में क्या है, छोड़ो इसको, तुरंत उन्होंने त्याग पत्र दिया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। फिर हिदायतुल्लाह जी को यहाँ पर लाया गया, हिदायतुल्लाह जी आए, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किए, मतलब कि ये भी उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं किए, मतलब कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति किए। फिर क्या होगा कि अब यहाँ पे आए, देखिए नाम कंफर्म हो गया, एम हिदायतुल्लाह है। अब देखिए अब दूसरे एक लोग और मर गए, क्या नाम था? फखरुद्दीन अली। अब ये मर गए, तो अब इनके बाद कौन आया? अब इनके बाद आया यूडी जत्ती जी। ये मर गए, तो यूडी जत्ती जी मतलब कि कार्यवाहक के रूप में इनके साथ कार्य किए। तो देखिए राष्ट्रपति 2 मरे, कार्यवाहक के रूप में 3 लोग आए। कौन कौन है? एक ठो बीबी गिरी, एक ठो एम हिदायतुल्लाह, तीसरा यूडी जत्ती। हो गया कंफर्म? तो यह चैप्टर आपका यह आज यह आर्टिकल 61 और आर्टिकल 62 समाप्त होता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा और देखिए एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और दोस्तों एक बात और है कि आप लोग देखिए यूपीएससी टफ नहीं है। देखिए अगर आप जिस चीज को मान लेते हैं कि टफ है तो आपके लिए टफ है, अगर मान लेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। ये आपके मानने के ऊपर है, ये कुछ है नहीं इसमें, चाहे इंडियन पॉलिटी हो चाहे कोई भी बुक हो, बस आपके पढ़ने के ऊपर है। तो ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपको मैंने अच्छे समझा दिया तो देख लीजिएगा। आपको बता ही दिया हूँ पूरा। आर्टिकल 61 महाभियोग इम्पीचमेंट, यूएसए से इसका पद यहाँ क्या बोलते हैं, महाभियोग यूएसए से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पद लिया गया था ब्रिटेन। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद कब खाली होता है, तो किन किन स्थिति में बताई दिया कि क्या कौन कौन सी स्थिति थी। तो आज आर्टिकल समाप्त होता है। अब अगले आर्टिकल में चलेंगे, आर्टिकल 63 में। अब कल उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, देखिए बहुत फायदेमंद वीडियो है ये सब। थैंक यू।